हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का मिड टर्म का यानी कि जो आपके अब एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका सैम्पल पेपर करेंगे। और ये सैम्पल पेपर डिपार्टमेंट की तरफ से ही आया है, ठीक है। और ये सैम्पल पेपर जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन है उसी तरह के सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। ये आपको जो आपको पेपर मिलेगा उसमें भी इस तरीके से आपके ये निर्देश दिए होंगे। टाइम आपका 3 घंटा होता है और मैक्सिमम आपके 80 मार्क्स हैं, ठीक है। और आपको पास होने के लिए 80 में 27 मार्क्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व निम्नलिखित में से किसे कर लगाने का अधिकार प्राप्त था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी सम्राट को, ऑप्शन बी स्टेट जनरल को, सी नेशनल असेंबली को, डी जनता को। तो आंसर है बी स्टेट जनरल को, ठीक है। जो फ्रांसीसी सम्राट था वो अपने आप में टैक्स नहीं लगा सकता था, उसके लिए उसको स्टेट जनरल की सभा बुलानी होती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की उस मुद्रा का नाम बताइए जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए डॉलर, बी रुपया, सी येन, डी लिब्रे। तो देखिए, फ्रांस की उस मुद्रा का नाम था लिब्रे, जिसको 1794 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुज्जर बकरवाल घुमंतु चरवाहा समुदाय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो आंसर है आपका इसमें डी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए और दूसरा कारण आर, दोनों को पढ़िए से विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका अभी कथन है ए कि जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सोकलात के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कारण है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, क्योंकि जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य को सोकलात के नाम से जाना जाता था, ये भी ठीक है, ठीक है। और कारण ये भी ठीक है कि जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, ठीक है। लेकिन जो कथन है और जो रीजन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोकर्ण किसान धंगर चरवाहा समुदाय के आगमन से किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? तो आंसर है जो कोकर्ण किसान थे ये धंगर समुदाय से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि धंगर अपने मवेशियों को के गोबर और मूत्र से खेतों में प्राकृतिक खाद डालते थे, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और रासायनिक खाद की आवश्यकता को कम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में मध्यम वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। आंसर है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में मध्यम वर्ग ने बौद्धिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर नेतृत्व किया, ज्ञानोदय के विचारों को फैलाया, राष्ट्रीय सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आर्थिक विषमता तथा अनुचित प्रणाली के प्रति असंतोष के कारण क्रांति को बढ़ावा दिया। शिक्षा और धन से संपन्न होने के कारण उन्होंने कानून बनाने और सरकार से प्रतिनिधित्व की मांग की, जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ और एक नए अधिक लोकतांत्रिक समाज की नींव रखी गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कि रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का काल क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का शासनकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है कि रोबेस्पियर ने क्रांति के विरोधियों, कुलीनों, पादरियों और यहाँ तक कि पूर्व सहयोगियों को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया और उन्हें मृत्युदंड दिया। सेकंड पॉइंट है कि हजारों लोगों को मृत्युदंड देने के लिए गिलोटिन का व्यापक उपयोग किया गया। थर्ड पॉइंट है, लोगों में सरकार के खिलाफ बोलने या संदेह होने पर दमन का डर रहता था, जिससे पूरे समाज में भय और आतंक का वातावरण था। फोर्थ पॉइंट है कि रोबेस्पियर की नीतियों ने संवैधानिक स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों का घोर उल्लंघन किया। पांचवा पॉइंट है कि रोबेस्पियर की सरकार अत्यधिक सत्तावादी हो गई थी, जिसने भाषण और राजनीतिक विरोध पर नियंत्रण लगा दिया था, ठीक है। और इसमें आपका फिर अथवा वाला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर पड़े किन्हीं 5 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर पड़े प्रभाव। पहला है कि सामंती विशेषाधिकारों का अंत।
क्रांति ने फ्रांस में सामंती व्यवस्था और किसानों पर जमींदारों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का विचार फ्रांसीसी क्रांति का एक मूल सिद्धांत था। उन्होंने इसे मनुष्य का प्राकृतिक हथियार अधिकार माना। थर्ड है समानता। फ्रांसीसी क्रांति का अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत समानता का सिद्धांत था। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा स्थापित समानता का आदर्श वर्तमान ये सभी लोकतांत्रिक संविधानों का मूल आधार है। फोर्थ पॉइंट है कि बंधुत्व की भावना। फ्रांसीसी क्रांति ने बंधुत्व की भावना के रूप में विश्व के समक्ष एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि जनता सामूहिक रूप से बंधुत्व के विचार का पालन करे। फिफ्थ पॉइंट है लोकतंत्र के विचारों का प्रसार। लोकतंत्र के विचारों को लोकप्रिय बनाया गया जिसमें नागरिकों को अपने शासकों को चुनने और कानून के शासन के तहत रहने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब देखिए आपका ये अनुच्छेद दे रखा है। ठीक है, कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये है कि हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बाजार आदि घुमंतु समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे सींग, रेशम के कार्य, हाथी दांत, बांस, मसाले, घास, गोंद और रील के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बटूर, कच्छ व येरकुंज जैसे अनेक चारागाह और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीलों का कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि किन उत्पादों का व्यापार अंग्रेजों के आगमन से पहले किया जाता था। तो देखिए इसमें है आपका जैसे ये कि आदिवासी समुदाय बंजारा माध्यम से हाथियों जैसे खाल, सींग, कोले, दांत इनका जो है वो व्यापार किया जाता था। ठीक है, फिर है कि अंग्रेजों के आगमन के बाद इस व्यापार में क्या परिवर्तन आए। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। तो यहाँ से आप आंसर नंबर 2 कर लेंगे। ठीक है, फिर है कि इन परिवर्तनों का निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। तो देखिए इनमें क्या प्रभाव पड़ा कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो इसमें यही होता है कि देखिए कि पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है और सारे आंसर आपको इसमें से ही करने होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानचित्र आधारित प्रश्न 2 फ्रांस के राजनीतिक रेखाचित्र पर 2 स्थान ए और बी के रूप में अंकित किए गए हैं। दिए गए संकेतों के आधार पर इनकी पहचान कीजिए एवं इनके नाम सामने खींची गई रेखा पर लिखिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, और दास व्यापार से संबंधित शहर बोर्डो था। तो ये आपको जो नीचे मैंने इस मैप लगा रखा है उसमें आपको ये दोनों आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है कि भारत का उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। रीजन है कि भारत के उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग खादर वाले इलाके का है। तो ऑप्शन है कि अभिकथन ए एवं कारण दोनों सही है एवं कारण संकल्पना ए की सही व्याख्या है। फिर ऑप्शन बी कि अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही है परंतु कारण संकल्पना ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी अभिकथन ए सही है कारण आर गलत है। ऑप्शन डी अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर नंबर होगा बी। क्यों? क्योंकि देखिए जिसमें दे रखा है कि जो भारत का उत्तरी मैदान है अधिक उपजाऊ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो रीजन दे रखा है कि भारत के उत्तरी में सबसे विशाल भाग ये खादर का नहीं, ये बांगर का है। ठीक है, तो जी यानी कि ये बांगर का है, इसीलिए हमारा ये जो व्याख्या है वो सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नीचे दिए गए विशेषताओं के आधार पर विकल्पों में से पहचान कीजिए कि यह भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। पहला है कि ये प्रायद्वीप पठार के किनारे एक संकीर्ण पट्टियों के रूप में स्थित है। ये अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं और यहाँ बहने वाली नदियों में एक नदी कावेरी है। विकल्प है कि ये उत्तर के मैदान, बी भारी मरुस्थल, सी तटीय मैदान और डी प्रायद्वीपीय पठार। तो आंसर है आपका सी तटीय मैदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लूनी एक डैश में बहती है। ए भारतीय मरुस्थल,
बी प्रायद्वीपीय पठार, सी उत्तरी मैदान, डी पश्चिमी घाट। तो आंसर है जो लूनी नदी है वो भारतीय मरुस्थल में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो आंसर है बी बांग्लादेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु नदी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है सिंधु नदी तंत्र की विशेषताएं इस प्रकार है। यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर भारत और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। सेकंड, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलुज इसकी सहायक नदियां हैं। थर्ड, यह एक विशाल नदी घाटी है जो कृषि जलवायु उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के भौगोलिक विस्तार का वर्णन कीजिए। तो आंसर है फर्स्ट पॉइंट कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है। दूसरा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा, कि भारत की दक्षिण से उत्तर की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,900 किलोमीटर है। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है। मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। आप इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट लिखेंगे तभी आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कि हिमालय की नदियों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर है हिमालय की नदियों की विशेषताएं। पहला कि हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी हैं। 12मासी का मतलब कि उन नदियों में हमेशा 12 महीने पानी रहता है। ठीक है। दूसरा है कि ये नदियां अपनी उत्पत्ति से समुद्र तक लंबा रास्ता तय करती हैं। थर्ड पॉइंट, ये अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं और पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। सेकंड, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। थर्ड, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कि नदी प्रदूषण को खत्म करने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है। तो आंसर है इसका कि नदी प्रदूषण को मुक्त करने हेतु उपाय। पहला है कि कचरा, प्लास्टिक और रसायन नदियों में फेंकने से बचें। उद्योगों और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को शोधित करें। नंबर 3, प्लास्टिक का कम उपयोग करें। नंबर 4, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद चुनें। नंबर 5, जागरूकता अभियान चलाएं और सामुदायिक सफाई अभियानों में भाग लें। ठीक है। इसके बाद आपका अथवा वाला क्वेश्चन है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व लिखिए। तो आंसर है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व। पहला है ये कृषि के लिए जल प्रदान करती हैं। दूसरा, उद्योगों में पानी की जरूरत पूरी करती हैं। तीसरा, परिवहन का सस्ता माध्यम है। जल विद्युत का उत्पादन करती हैं। चौथा, मत्स्य पालन को बढ़ावा देती हैं। और पांचवा, पर्यटन को आकर्षित करके आर्थिक विकास में सहायता होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए ये मानचित्र का दे रखा है और ये मानचित्र मैंने आपके इसमें सबसे लास्ट में लगाए हुए हैं, दोनों भारत का भी और विश्व वाला भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही पारिवारिक शब्द का चयन कीजिए। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान। तो ऑप्शन ए गणराज्य, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी न्याय। तो आंसर है इसका गणराज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कि लोकतंत्र के संदर्भ में कथनों को सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि आपको सही बताना है कि लोकतंत्र के बारे में क्या सही है। फर्स्ट है कि एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य, एक दूसरा कानून का राज और अधिकारों को आदर, तीसरा प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या डी 1, 2 और 3। तो आंसर है इसका यानी कि पहला, दूसरा, तीनों ही जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं तीनों ही सही हैं। ये सारे क्या है लोकतंत्र की एक तरीके से आप एक लेके लोकतंत्र की ये विशेषताएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कि सही मिलान की पहचान कीजिए। पिनासे जिम्बाब्वे, फर्नांडिस मार्केस चिली, सी परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान, डी रॉबर्ट मुगाबे फिलीपींस। तो आंसर है इसका सी परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में गलत है, यानी कि 4 दे रखे हैं, 4 में से आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत है।
भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान राजतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है। तीसरा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है। चौथा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो देखो हमें इसमें से गलत बताना है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि भारत संविधान राजतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल नहीं देता, बल्कि भारत लोकतांत्रिक शासन पद्धति पर बल देता है। ठीक है, और ये आप सबको पता है कि जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर है कि अभिकथन है कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर अत्याचार हुए। कारण है कि दक्षिण अफ्रीका के शासक रंग भेद में विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन है हमारे पास कि ए अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी अभिकथन ए एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण आर संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी अभिकथन ए सही एवं कारण आर गलत है। और डी अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी कि जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ये दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसका कारण दे रखा है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कि 2004 में लीगल फ्रेम ऑर्डर किस देश में जारी किया गया था? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार और डी श्रीलंका। तो आंसर है बी पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कि निर्णय लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उपयुक्त तरह कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं, तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। उत्तर है कि लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में निम्नलिखित कारणों में सुधार करता है। यह पहला पॉइंट है कि यह परामर्श और चर्चा पर आधारित होता है जिससे निर्णय अधिक व्यापक और सुविचारित होते हैं। दूसरा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक लोग शामिल हैं और संभावित गलतियों को पहचाना जाता है और जल्दबाजी करने वाले फैसलों से बचा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि लोकतंत्र समावेशिता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कि लोकतंत्र की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। क्योंकि इसमें हमसे 3 पूछे तो हमें 3 ही लिखेंगे। पहला है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, पहला प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। ठीक है, दूसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और तीसरा कानून का राज और मूल अधिकारों का आदर। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, पहला है हमारा संप्रभुता। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा समाजवाद, यह राज्य के भीतर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने, सभी नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने पर जोर देता है। तीसरा धर्मनिरपेक्ष, संविधान सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करता है और किसी विशेष धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। चौथा है लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। 5 न्याय, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को निष्पक्षता और समानता प्रदान करना है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि संविधान की आवश्यकता की किसी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो आंसर है संविधान की आवश्यकता के मुख्य कारण यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। दूसरा, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करता है। तीसरा, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए। ठीक है, चौथा, नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। और 5वां, अच्छे समाज के गठन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए हमें पैराग्राफ दिया हुआ है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। ठीक है, देखो इसमें ये 36, 32 दे रखा है, ये 28 के ही क्वेश्चन नंबर 28 के ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि अनूप के देश में शासक दल चुनावों में धांधली के माध्यम से सत्ता प्राप्त करता है। बताइए क्या आप अनूप के देश को लोकतांत्रिक देश मानेंगे?
अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए, नहीं, हम इसको लोकतांत्रिक देश नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लोकतंत्र में, देखो आप यहाँ पहली लाइन में जैसे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ होती है? ठीक है, जनता में चुने हुए प्रतिनिधि, यानी कि लोकतंत्र में जो पूरा अधिकार है किसके पास है? लोगों के पास में होता है। क्योंकि यहाँ पे धांधली हो रही है, तो इसलिए ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि आकाश के देश में चुनाव समय पर होते हैं, परंतु सभी नागरिकों के मत का मूल्य समान नहीं है। बताइए कि आप आकाश के देश को लोकतांत्रिक देश मानेंगे? अपने उत्तर पक्ष में तर्क दीजिए। नहीं, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि लोकतांत्रिक देश में, देखिए यहाँ पे है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। ठीक है, इसलिए ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। तीसरा है कि लोकतंत्र के समर्थन में कोई तर्क दीजिए। तो लोकतंत्र के, देखिए आप यहीं से लिख सकते हो कि इसमें कि लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा, हर एक वयस्क नागरिक को वोट देना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो आप यहाँ से इसकी 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक ही जापान एक विकसित देश है। कारण है कि जापान ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। ऑप्शन है कि ए, अभिकथन एवं कारण आर दोनों सही है, कारण आर संकल्पना एक ही सही व्याख्या है। दूसरा बी, कि अभिकथन एवं कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर संकल्पना एक ही सही व्याख्या नहीं है। सी, अभिकथन ए सही है, कारण गलत है। और डी, अभिकथन ए गलत है, परंतु कारण सही है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा फर्स्ट, कि इसमें जो हमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और ये कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? ए, बैंक में काम करना। बी, अपने बच्चों को पढ़ाना। सी, बाजार में बेचने के लिए सब्जी उगाना। डी, फैक्ट्री में काम करना। तो आंसर है बी, अपने बच्चों को पढ़ाना। गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है? यानी कि जिस काम को करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता है, तो क्या होती है? हमारी गैर आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है। और अपने बच्चों को पढ़ाने की कोई भी पेमेंट नहीं होती, तो इसलिए क्या है? ये गैर आर्थिक क्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। पशुपालन, परिवहन, खनन और बैंकिंग। तो देखिए, विकल्प सेकंड और फर्स्ट, बी थर्ड और फर्स्ट, सी केवल थर्ड और सेकंड और डी केवल फोर्थ और सेकंड। देखिए, तो प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि वे सभी क्रियाएं जो हमें किसी संबंधित है, इसमें आपका पशुपालन आ जाएगा। ठीक है। जो पशुपालन है वो आपका पशुपालन और आपका खनन, ये दोनों किस में आएंगे? हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो आप देखो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव पूंजी है क्योंकि ऑप्शन ए, ये अधिक संख्या में उपलब्ध है। बी, इसमें ज्ञान और कौशल है। सी, से काम के बदले पैसे मिलते हैं। डी है, सर्व सुलभ है। तो मानव पूंजी है क्योंकि इसमें ज्ञान और कौशल, इसमें क्या है? ज्ञान और कौशल। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 33, अनूप एक मछुआरा है, बताइए वह अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में काम करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। तो आंसर है हमारा, देखिए मत्स्य पालन आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है कि जो मत्स्य पालन हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कि निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? ए, उपकरण। बी, मशीनें। सी, कच्चा माल। डी, भवन। तो कार्यशील पूंजी, ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, जो कच्चा माल है वो हमारा कार्यशील पूंजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, कि पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 2 आर्थिक गतिविधियों के नाम लिखिए। तो आंसर है कि खेती, पहला है कि खेती बाड़ी या कृषि। इस गांव में 75% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। दूसरा, डेयरी पालन। पालमपुर में कई परिवार गाय और भैंस पालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, कथन के समर्थन में उपयुक्त तर्क दीजिए। तो आंसर है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां स्नातक और स्नातकोत्तर जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती है। यह मुख्य रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली और उद्योग की जरूरतों के बीच तालमेल की कमी, पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता का अभाव और विशिष्ट क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर न होने के कारण होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। तो पहला है हमारा उद्योग शिक्षा के बीच तालमेल।
शिक्षा संस्थानों को उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने और इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। दूसरा है कौशल विकास कार्यक्रम, लोगों को आधुनिक नौकरी बाजार के लिए आवश्यक कौशल सिखाने कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड पॉइंट स्वरोजगार प्रशिक्षण, बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना ताकि वे खुद का उद्यम स्थापित कर सकें। फोर्थ बुनियादी ढांचे में निवेश, देश के बुनियादी ढांचे में निवेश से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। पांचवा कि लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन, इन उद्योगों को बढ़ावा देने से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होते हैं। ठीक है, इसमें अथवा वाला क्वेश्चन था आपका कि मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यह है कि मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका। पहला है कौशल और ज्ञान का विकास, शिक्षा व्यक्तियों को जटिल कार्य करने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है। दूसरा उत्पादकता में वृद्धि, शिक्षित व्यक्ति अधिक उत्पादक होते हैं जिसमें किसी भी राष्ट्र की कुल उत्पादकता में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक मूल्य में वृद्धि, शिक्षा में निवेश व्यक्तियों के आर्थिक मूल्य को बढ़ाता है जिससे उन्हें बेहतर वेतन वाली नौकरियां मिलती हैं और वे आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। फोर्थ पॉइंट तकनीकी विकास में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे राष्ट्र अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है। पांचवा पॉइंट जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना, शिक्षा लोगों को समाज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। ठीक है, देखो ये मैप वाला क्वेश्चन था, उसमें दे रखे थे आपको कि ए पेरिस और बी आपका बोर्डो ये आएगा। ठीक है, और नीचे आपका ये भारत का मैप है, इसमें आपको ये डैम ये बताने थे, डैम सलाल, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और ये इधर आपका ये नागार्जुन बांध। ठीक है, तो ये आपके आज ये 9th क्लास का पूरा आपका मिड टर्म का ये सॉल्यूशन था। प्लीज़ मुझे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उन बच्चों को और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अच्छी वीडियोस के लिए और क्वेश्चन आंसर्स के लिए और प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से थे और आपको किस तरह के क्वेश्चन और चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।